नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है, सभी को राधे राधे है और सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे, इसी परिश्रम के साथ मेहनत करते रहिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो करंट अफेयर्स का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस क्लास में। दिसंबर 2023 के ही प्रश्न हैं जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर जो घटनाक्रम हुआ है उन्हीं पॉइंटों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्लास में अंत तक बने रहेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं आप पुलिस के एग्जाम उठा करके देखोगे तो 4 से 6 महीने के पूछे ही जाते हैं, है ना। मान के चलो, वैसे तो होना नहीं है, यदि फरवरी तक भी जो वायरल चल रही है सूचना फेक वायरल है, अगर वहाँ तक होता है तो दिसंबर के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उस फरवरी वाले एग्जाम में आने में। लेकिन चूंकि फरवरी में होना नहीं है, फेक वायरल सूचनाएं जो चल रही है वायरल इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एग्जाम आपका अप्रैल तक ही होगा। तो धैर्य शांति से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत विस्तार है, बहुत ब्रॉड है हर सब्जेक्ट का, और जिसमें सबसे ज़्यादा जीएस का है। जीएस, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। तीनों की क्लासेस में लगातार आपको चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास में अंत तक बने रहें और देखते हैं एक एक प्रश्न को जो मैंने अभी इसी दिसंबर 2023 के। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर एनर्जी का ये संयंत्र लगाया गया दुनिया का सबसे बड़ा। और कौन से देश में स्थापित किया गया है जी? अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में। इसे बहुत पढ़ते ही होंगे आप, ऐसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से राजधानी बता दो। राजधानी एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर की राजधानी आपके लिए पूछी जाएगी, ठीक है। दुबई में से, अबू धाबी में से, शारजा में से बता देना इनमें से क्या राजधानी है इसकी। ये ऑप्शन से आपके लिए कमेंट के लिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मांस रहित दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार, तब से उत्तर प्रदेश सरकार शासन कर रही है, पहली बार एक दिवस घोषित किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि 25 नवंबर हर वर्ष उत्तर प्रदेश के भीतर मांस रहित दिवस मनाया जाएगा। कौन से महीने में? नवंबर में। और तारीख कौन सी घोषित की है सरकार ने? 25 नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है और ये घोषित कर दिया है, ठीक है। मांस रहित मतलब, कहने का मतलब उस दिन, कौन से दिन? 25 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी मांस से संबंधित खरीद फरोख्त नहीं होगी, बिल्कुल भी। इस वजह से इस दिवस को सरकार ने घोषित किया है। ये नया दिवस घोषित कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसे नोट कर लेना। अगला पॉइंट है 3 से 5 जनवरी 2024 का है, ये जनवरी आने वाली है, तो 3 से 5 जनवरी यानी कि 2 दिन तक एक सम्मेलन चलेगा, 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन होना है। कहाँ पर? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, पंजाब में आयोजित होगा। ये कौन से राज्य में? पंजाब में। देखो वैसे तो राज्य पूछा जाता है कई बार के कौन से राज्य में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये वाला सम्मेलन हुआ। ये वाले का मतलब क्रम पूछ लेता है, 108वां कहाँ पे हुआ था, या 107वां कहाँ पे हुआ था, या 109वां। तो 109वां होना है ये 2024 में, और कहाँ पे होना है? पंजाब में होना है। यूनिवर्सिटी का नाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसके इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहला 1914 में, वर्ष 1914 में कलकत्ता शहर में हुआ था। पहला सम्मेलन 1914 में कलकत्ता शहर में हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं सबसे पुरानी पार्टी है भारत की। देश की आज़ादी में मुख्य या महत्वपूर्ण योगदान आप पढ़ सकते हैं। 139वां दिवस मनाया गया 28 दिसंबर 2023 को, चूँकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 85 को। और कहाँ पे स्थापना हुई थी? मुंबई। सही है सर कि नहीं है सर? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को 1885 को कौन सी जगह? मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना करने वाले आयरलैंड के निवासी, सेवानिवृत्त निवासी थे, असैनिक निवासी थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन, जो कि 1857 से पहले 1857-58 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा है वहाँ के कलेक्टर भी रहा करते थे अंग्रेजों की तरफ से, कलेक्ट्री का चार्ज भी देखते थे। ऐसी स्टोरी है उनके बारे में। जब इटावा के आसपास के इलाकों में क्रांति फैली तो वो महिला का वेश धारण करके भागे थे, महिला का वेश। ये स्टोरी है, किसी दिन कहानी बताएंगे आपको। कौन भागे? एलन ऑक्टेवियन, जिन्होंने ही कांग्रेस की नींव रखी थी बॉम्बे शहर में, है ना। तो 139वां दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? 139वां। 138 साल पुरानी पार्टी हो गई कांग्रेस।
ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना और कमेंट बॉक्स में बताइए कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इस पॉइंट को बताइए और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया और पहली भारतीय महिला जिसने अध्यक्षता करी उनका नाम बता दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहली बार भारत में राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर को गाया गया था। अगर डेट कभी पूछी जाती है तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कांग्रेस की मीटिंग में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और कांग्रेस का यह अधिवेशन कलकत्ता शहर में आयोजित किया गया था। कौन से शहर में? कलकत्ता में। बिशन नारायण करके इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे उस समय। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। वो भी कलकत्ता में ही गाया गया था और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और इन दोनों को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय तौर पर अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें अंतिम रूप से लोगों ने जो संविधान सभा में जुड़े थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ है फीफा अंडर 17 का। अंडर 17 मतलब 17 ईयर्स के प्लेयर्स इसमें खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो विश्व कप हुआ है ये। और फीफा से आप समझ गए, फीफा मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो किसका आयोजन कराती है? फुटबॉल। तो फुटबॉल का ये टूर्नामेंट हुआ है अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने जीता है अभी हाल ही में, ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिसंबर के महीने का, दिसंबर 2023 में किसने जीता? जर्मनी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व में सबसे लंबे वालों के लिए, वाह क्या पॉइंट लिखा है, इसका तो हमें भी पता नहीं था लेकिन हमने लिख दिया आपके लिए। विश्व में सबसे लंबे वालों के लिए प्रयागराज की, क्या नाम है इनका, महिला का, स्मिता प्रकाश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब नाम इनका दर्ज किया गया है दुनिया में सबसे लंबे बाल रखने के लिए। स्मिता प्रकाश जी कहाँ के रहने वाली है? प्रयागराज की। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना। लंबे बाल, पता नहीं लक्स का साबुन का इस्तेमाल करती होंगी कि हमाम का करती होंगी। मुस्कुरा रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। किंग भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार, तो विश्व मृदा पुरस्कार है लेकिन पूरा नाम है इसका किंग भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे दिया गया है? तो ये एक विभाग को दिया गया सॉरी, एक विभाग को दिया गया जिसका नाम है सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद होता है, सॉइल मतलब मिट्टी होती है। ये सोसाइटी है इस नाम से। और कौन से देश के विभाग को दिया गया? थाईलैंड को दिया गया ये पुरस्कार। कौन से देश को? थाईलैंड को। ठीक है, विश्व मृदा पुरस्कार है ये, सॉइल एंड फर्टिलाइजर्स सोसाइटी थाईलैंड को ये पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। आगे बात करते हैं 100%, ये 100% पहले लिख दिया है हमने आपको समझाने के लिए। इसमें 100% टिकाऊ विमानन ईंधन से संचालित विश्व की पहली उड़ान अभी हाल ही में हुई है। विश्व की पहली उड़ान हुई है ये, पर्यावरण अनुकूल ईंधन का प्रयोग करके विश्व की पहली उड़ान अभी सफलतापूर्वक उड़ान हुई है। तो पहली उड़ान ने इतिहास बनाया है जिसका नाम दिया गया वार्जिन अटलांटिक। क्या नाम दिया गया है? वार्जिन अटलांटिक। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो अभी हॉकी का एक टूर्नामेंट हुआ है, भारत के स्तर पे होता है ये। भारत के जो भी स्तर पर हो रहा है उसमें राष्ट्रीय शब्द का आमतौर पे इस्तेमाल मिलेगा आपको। तो कौन सा हुआ है? 13वां। किसका है ये? मेल का है, तो पुरुष हॉकी लिखा है यहाँ पे। पुरुष हॉकी राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2013 का खिताब किसने जीता है? सिर्फ इतना है, पढ़ लो किसने जीता है। ये भी हाल ही में पंजाब ने जीता है। कौन से राज्य ने जीता है? पंजाब ने जीता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और 30 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। पहले इसका नाम चर्चा में चल रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन इसे बदल दिया गया। कल ही अखबार में सूचना आई है, इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये मैंने लिखा है अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को। ठीक है, और किन के नाम पर रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, जिन्होंने रामायण की रचना की। ये लिख लेना।
अब अगला पॉइंट बात करते हैं, ये पुराने पुलिस के पेपर उठा के देखो तो शेयर मार्केट से क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है, ये स्टैटिक जीके वाला। बीएसई के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर हम। बीएसई बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बी फॉर बॉम्बे, एस फॉर स्टॉक, ई फॉर एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को बनाने की घोषणा की गई है। नए अध्यक्ष कौन होंगे? प्रमोद अग्रवाल होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा स्थापना पे। तो 9 जुलाई 1875, ये जुलाई का महीना है सर, 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। और कार्य क्या करता है? ये शेयर मार्केट से संबंधित अपने कार्यों को करता है। और मुख्यालय इसका हेड ऑफिस है मुंबई में या बम्बई में। इस पॉइंट को नोट करना। एक पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए फटाफट से, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मुंबई को दहेज में किसने दिया था और किसको दिया था? ये पॉइंट कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए आप। ठीक है, और कौन सी वर्ष में बम्बई शहर को दहेज में दिया गया था? बम्बई शहर ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, उत्तर भारत के श्रेष्ठ हमारे गुरुजी हमारे इस चैम्बर में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी राधा रानी की कृपा होती है तो ऐसे महानुभावों के हमें दर्शन होते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, ऐसे ही आते रहें। ऊर्जा हमें मिलती है बहुत अंदर से, ऐसे महान लोगों के दर्शन करके आते रहते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और आपके कमेंट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। आप अपने कमेंट किया करें, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं हमारे क्लास के बारे में और भी अलग अलग क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा बता रहे थे सर हम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हो गया क्लियर। प्रमोद अग्रवाल नए उसके चीफ बनेंगे। स्थापना 1875 में हुई थी। और 1875 में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ के भीतर। और 1875 में ही दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज का उद्देश्य था भारतीय सनातन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय जनमानस को वेदों की तरफ लौटाना, वेदों का ज्ञान कराना, अपनी संस्कृति का पुनर्स्थापना कराना। ये दयानंद सरस्वती का कहना था और मानना था। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटना चाहिए भारतीय जनमानस को, ऐसा उन्होंने नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, इस तरीके की उनकी महत्वपूर्ण किताबें भी रही उनके जीवन में। बचपन का नाम मूल शंकर था और गुजरात के मोरबी के रहने वाले थे दयानंद सरस्वती। तो 1875 के 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना सेम वर्ष में की थी। तो एक वर्ष को पकड़ो और बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चर्चा करते हैं सर हम। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने थे, जिनका नाम है संजय सिंह जी, हाल ही में बने थे। भारतीय कुश्ती, जो हमारे देश की कुश्ती है, जो महासंघ है, उसके अध्यक्ष बने थे संजय सिंह। और संजय सिंह काफ़ी विवादों में रहे पिछले बहुत समय से, इसमें जुड़े भी रहे थे। उनका नाम क्या है सर जो विवादों में थे अभी कुश्ती महासंघ में, जो सांसद है गोंडा से? ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी माने जाते हैं संजय सिंह। तो अभी हाल ही में चुनाव हुआ होगा तो इनको अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ये विवादों में फिर आ गए किसी न किसी कारण से। तो अभी इसी महीने में दिसंबर 2023 में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय ने इस पूरे फेडरेशन को ही क्या कर दिया? निलंबित कर दिया कि फेडरेशन के अंदर जो भी पद हैं सभी को हटा दिया गया है, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। तो संजय सिंह को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना। ठीक है, और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिल्ली में है लाल किला। कौन सा किला है दिल्ली में भैया सुदामा? लाल किला। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और दिल्ली में स्थित है क्या? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी नींव और निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और दिल्ली है भारत की राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली है केंद्र शासित राज्य जिसकी संख्या है लगभग 2 करोड़ के आसपास और या 2 करोड़ के पार भी हो सकती है, समथिंग, है ना। आगे बात करते हैं। यूनेस्को ने प्रिक्स वर्साय पुरस्कार,
एक पुरस्कार देता है यूनेस्को जिसका नाम है प्रिक्स वर्षा पुरस्कार वर्ष 2023 का बंगलौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया है। हवाई अड्डे को दिया है केम्पागोड़ा हवाई अड्डा जो है बंगलौर का, ये केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इसको पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। कौन सा पुरस्कार दिया है यूनेस्को ने? प्रिक्स वर्षा पुरस्कार। सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के लिए ये मिला है, सबसे अच्छे हवाई अड्डे के लिए, साफ सुथरे हवाई अड्डे के लिए ये पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 या 46? गुरु जी यूनेस्को की स्थापना कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मेडिटेक मित्र। ये एक ऐप लॉन्च किया है। क्या है ये? एक ऐप है। किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, मेडिटेक ऐप, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड रहेगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। अरुण वंशाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको अपॉइंट किया गया है? अरुण वंशाली जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता कार्यवाहक न्यायाधीश थे अभी तक। ठीक है, तब तक परमानेंट न्यायाधीश नहीं आ रहे तो कार्यवाहक बना दिए जाते हैं आमतौर पर हमारे यहाँ संवैधानिक प्रणालियों में। ठीक है, तो अभी इनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया है। अरुण वंशाली जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि अनुच्छेद 217 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 217 में प्रावधान है मुख्य न्यायाधीश का। और इसका निर्णय कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कॉलेजियम जो व्यवस्था है हमारी, उसके तहत नाम तय किया जाता है। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है, यानी कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ये इनको अरुण वंशाली जी को क्या दिलाएंगी? शपथ दिलाएंगे इस संवैधानिक पद की, जो कि आर्टिकल 217 में इनका प्रावधान है। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और वॉल्टर मॉर्गन सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में संचालन किया था पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। इस हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या लगभग 160 है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। चूँकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से जनसंख्या को डील करने के लिए जो न्यायपालिका होनी चाहिए उसका भी उसी हिसाब से क्या है? विस्तार है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं आदित्य L1। ये तो नाम आप सुन ही रहे होंगे। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जिसे इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय है बंगलौर में। कहाँ पे मुख्यालय है? बंगलौर में। सिलिकॉन घाटी जिसे हम कहते हैं, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में स्थित है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा या भारत के द्वारा, आप कैसे पढ़ सकते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए पहली बार सूर्य मिशन प्रक्षेपित किया गया 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, अब ये पहुंचेगा कब? इसकी डेट दी गई है इसरो के द्वारा। लैग्रेंज पॉइंट पर 6 जनवरी 2024 को ये पहुंचेगा। कब पहुंचना है? 6 जनवरी 2024। नोट कर लेना, 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। लैग्रेंज पॉइंट फिर भी सूर्य से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहले ही है ये लैग्रेंज पॉइंट। यहाँ पर ही दुनिया के जितने भी देशों ने भेजे हैं, या मान लीजिए अमेरिका भेज चुका है ऑलरेडी पहले सूर्ययान, तो उसने भी इसी लैग्रेंज पॉइंट पर अपने मिशन को स्थापित किया था और उसने यहीं से अध्ययन किया था सूर्य के बारे में, सूर्य की ऊर्जा के बारे में स्टडी करेगा या अध्ययन करेगा। ठीक है, तो 15 लाख किलोमीटर दूर रह करके ये अध्ययन करने वाला है कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है या सोर्स है या बनने की एक प्रोसेस है वो किस प्रकार से है, उसका अध्ययन किया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का क्या काम है, किस तरीके से हाइड्रोजन काम कर रहा है, या हीलियम का क्या काम है। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से ही ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य के अंदर। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। आदित्य एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो इस वजह से क्या नाम दिया गया है? आदित्य L1। L1 उस जगह का नाम है जहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा, जो भेजा गया है प्रक्षेपण यान। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। भूटान ने, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है, भूटान ने अपने देश का भी अपना सर्वोच्च सम्मान WHO में काम करने वाली
हमारे यहाँ ये सिविल सर्वेंट रह चुकी हैं जिनका नाम है पूनम खेत्रपाल, यूपीएससी के थ्रू पंजाब कैडर में सिविल सर्वेंट रह चुकी हैं। इस समय ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिणी यूनिट, दक्षिण पूर्व की यूनिट में इस समय कार्यरत हैं। तो जो देश आते हैं दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में, एशिया महाद्वीप में, उनमें बहुत अच्छी इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। इस बिहार पर, इस कारण से भूटान जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, सिक्किम का पड़ोसी है, जो हमारा सिक्किम राज्य है, उसने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है पूनम खेत्रपाल को। और पूरा पढ़ें तो आप नोट कर लीजिए, भूटान ने अपना सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड, ये नाम है पुरस्कार का, ऑफ मेरिट गोल्ड किसको दिया गया? पूनम खेत्रपाल। लिख लेना जो कि पूनम खेत्रपाल कहाँ पे काम कर रही है इस समय? WHO में। और WHO के कौन से विंग में काम कर रही हैं? दक्षिण पूर्व एशिया वाले यूनिट में या शाखा में WHO की तरफ से कार्य कर रही हैं। तो ये टॉप क्वेश्चंस थे जितने भी हैं, इसमें 30 से 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के वर्ष 2023 के, इवन पूरे के पूरे प्रश्न दिसंबर के ही और लेटेस्ट प्रश्न है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहा है या सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रहा है जीएस के पार्ट में, वो करंट अफेयर्स का रहता है। क्योंकि देखो जीएस हिस्ट्री वही हिस्ट्री रहेगी, 1920 ही रहेगा, ऐसे वो आंदोलन पढ़ेंगे तो, लेकिन करंट अफेयर्स के चेंज होते रहते हैं प्रश्न। तो इस वजह से 10 से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। 20 नंबर की करंट अफेयर्स पुराने पुलिस के पेपरों में आई है, हर पेपर में। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। अपने सुझाव भी देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, और क्लास कैसी लगी इस विषय में भी आप हमें बताएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राधे राधे सभी को। गुरुजी बैठे हैं हमारे, तो गुरुजी भी मुस्कुरा गए, आप भी मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अच्छा माना जाता है ना। सारी टेंशनों को दरकिनार करके ही व्यक्ति मुस्कुराता है। तो सभी को नमस्कार एक बार, हंसते हंसते श्री राधे।